नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा सुने, अच्छा देखिए और अच्छी खबरों के साथ आपकी शुरुआत हो, इसीलिए हम आपके लेकर आते हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता, जहां पर आपको हर तरह की गुड न्यूज मिलती है महज 1 मिनट में। तो घड़ी पर रखिए नजर और अगले 15 मिनट तक हर 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। दिल्ली में तेज गर्मी के बीच मानसून का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। मानसून दिल्ली से कुछ ही दिन दूर है और जल्द ही दस्तक देगा। राजधानी में 30 जून या फिर 1 जुलाई को मानसून आ सकता है। वहीं मानसून के बादल 6 जुलाई तक देश भर को कवर कर लेंगे। 1 जून से मानसून सीजन की शुरुआत होती है। तब से दिल्ली में सामान्य 59.5 मिलीमीटर के मुकाबले सिर्फ 24.5 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। ये सब बारिश 16 जून और 20 जून के बीच हुई। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून इस कमी को पूरा कर देगा। दिल्ली में मानसून के आने का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। वजह ये है कि दिल्ली में बादलों की डेरा डालने का मतलब होता है करीब पूरे देश में बरसात। बादल दक्षिण और पश्चिम से एक लंबी दूरी तय करके राजधानी पहुंचते हैं। ये आज असम से आई राहत और बचाव की सबसे खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तस्वीर है। एक तस्वीर जो बताती है कि असम में जल प्रलय के बीच किस तरह ये जांबाज फरिश्ते बन गए हैं। वो फरिश्ते जिनके लिए एक माँ के दिल से दुआएं निकल रही है। हमारे बच्चे को फ्लड सिस्टम से पार कराया, ये बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से तहे दिल से उनका थैंक यू। दरअसल ये महिला अपने 6 दिन के नवजात के साथ बाढ़ के पानी से घिर गई थी। ऐसे में असम राइफल्स के जवानों और अधिकारियों ने न केवल इस परिवार को बचाया बल्कि बच्चे को गोद में लेकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने भी निकल पड़े। जन्म हुआ था, उसके बाद सर लोगों ने मिलकर हमें हमारे बच्चे को फ्लड सिस्टम से पार कराया, ये बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से तहे दिल से उनका थैंक यू। आप लोग नहीं होते तो हम लोग जैसे बहुत मुश्किल में फंस जाता। बहुत हेल्प। 30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 साल बाद होने जा रही अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बलों की 400 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर जगह जगह मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पंचतरणी में एक कोविड केयर अस्पताल भी बनाया गया है। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए अमरनाथ यात्रा सुगम बनाने में इस साल हवाई सेवा अहम होने जा रही है। इसके लिए पहली बार श्रीनगर से पंचतरणी तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा रही है। इससे अमरनाथ यात्री एक ही दिन में बाबा बर्फानी के दर्शन कर श्रीनगर जर्मनी में G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। यहां पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट पर आए। राष्ट्रपति के इस गर्मजोशी का पीएम ने ट्वीट कर आभार जताया। पीएम मोदी ने अबू धाबी में यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को श्रद्धांजलि दी। कुछ दिनों पहले 13 मई को 73 साल की उम्र में शेख खलीफा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अबू धाबी में पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ एक बैठक भी की, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। सेना में भर्ती के लिए लागू किए जाने वाली अग्निपथ योजना को जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा भर्ती परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के महज 4 दिनों में 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद अब युवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ये फॉर्मेट चेंज हुआ है तो इसके हिसाब से कुछ चीजें नई ऐड हुई हैं इसमें, जैसे कि 80 to 90% चीजें वही हैं जो पुरानी थी, पर बाकी की जो चीजें हमें उन पे फोकस करना है। और जैसा कि सर हमको गाइड कर ही रहे हैं
और सर बाकी की जो चीज़ें हैं वो ये है कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है। अब नई जो चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए हमको। भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों का मानना है कि ज्यादा उम्मीदवारों की वजह से स्मार्ट चयन के लिए कड़ा मुकाबला हो सकता है। वायुसेना में अग्निवीरों के प्रथम बैच की नियुक्ति इस साल दिसंबर महीने में हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक बुजुर्ग के पैर छूकर उस वक्त सबको चौंका दिया जब वो मंडी में एक सरकारी आयोजन में शिरकत करने पहुंचे थे। ये मामला उस समय सामने आया जब मुख्यमंत्री मंडी में विश्वविद्यालय का शुभारंभ करने कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर किनारे चल रहे एक बुजुर्ग की तरफ गई। मुख्यमंत्री खुद बुजुर्ग तक पहुंचे। बुजुर्ग ने अपने थैले में से एक कागज निकाला और कुछ कहते हुए मुख्यमंत्री के पैरों पर गिरने लगे। तभी सीएम ने बुजुर्ग के हाथ को रोका और अपने सिर पर रख लिया। 80 साल के बालाराम अपने बेटे की तबादले की अपील करने सीएम के पास पहुंचे थे। ये रिवाल्सर में रहते हैं। इनके बेटे की तैनाती कटोला में है। इस बुजुर्ग ने अपने बेटे के साथ रहने के लिए तबादले की अपील की। मुख्यमंत्री ने भी पूरा भरोसा दिया है कि वो इस मामले में जो हो सकता है करेंगे। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद जेल में एक अनोखी पहल हुई है। मुरादाबाद की जेल में बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है। जेल के अंदर सजा काट रही महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस चिल्ड्रन पार्क को तैयार किया गया है। जेल में बने चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के लिए कई तरह के झूलों और खेल खिलौनों का इंतजाम किया गया है। पार्क में खेलने से बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जिला कारागार में चिल्ड्रन पार्क बनने से यहाँ रह रहे बच्चों में खुशी का माहौल है। हमारा ये प्रयास है कि अब इस चिल्ड्रन पार्क में ऐसे खिलौनों की व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से बच्चे खेल खेल में पढ़ना भी सीख सकें, जैसे गिनती, ABCD और ओलम आदि पढ़ सकें। ये व्यवस्था भी की जा रही है। फिलहाल मुरादाबाद जेल में 8 बच्चे रह रहे हैं जो रोजाना इस पार्क में 1 घंटा खेलते हैं। जल्दी बच्चों के लिए पार्क में खेलते हुए गिनती और ABCD सीखने का इंतजाम भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों के जेल अधिकारियों को भी अपने अपने जिले के कारागार में जल्द से जल्द चिल्ड्रन पार्क तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। शादी के बाद मायका छोड़कर जा रही हर बेटी अपने पिता के गले लगकर रोती है और लफ्जों में न सही लेकिन अपने आंसुओं के जरिए यही कहती है कि खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। आंखों में उमड़ाए समंदर को जब्त करते हुए पिता अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर विदा कर देता है, लेकिन सभी बेटियों के सर पर पिता का साया तो नहीं होता। शादी की चहल पहल और रौनक के बीच ये दुल्हन भी अपने पिता की कमी महसूस कर रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने वहाँ की ही नहीं थी। दुल्हन देखती रह गई, माँ को यकीन तक नहीं हुआ, रिश्तेदार हैरान। गम और खुशी का ऐसा संयोग जहाँ लफ्ज बेमायने हो जाते हैं। सामने दिवंगत पिता की मोम से बनी हुई मूर्ति थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी बोल पड़ेंगे। शादी के दिन बहन को पिता की कमी न महसूस हो, इसीलिए बड़े भाई ने अपने पिता की मोम यानी वैक्स की प्रतिमा बनवाई। भारत के सबसे रईस मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा उन्होंने अगली पीढ़ी को कमान देने के लिए किया है। मुकेश अंबानी के इस्तीफे के एक दिन बाद उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि 27 जून 2022 को बोर्ड की मीटिंग रखी गई थी। रिलायंस जियो के बोर्ड ने आकाश अंबानी को बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। रिलायंस जियो में आकाश अंबानी प्रोडक्ट और डिजिटल सर्विसेज के एप्लीकेशन डेवलपमेंट में लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कंपनी ने जियो के 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने का श्रेय काफी हद तक आकाश अंबानी को दिया था। 2014 में ब्राउन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की डिग्री लेकर आए और उसके बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। फिलहाल आकाश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स, जियो लिमिटेड, जियो इन्फोकॉम, रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में शामिल हैं। भारत के बाद कई विकसित देश चीन के PRI प्रोजेक्ट के विरोध में हैं। उन्हें समझ आ गया है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन विकासशील और आर्थिक रूप से कमजोर देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। साल 2018 में सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के रिसर्च में ये बात सामने निकल कर आई थी कि PRI परियोजना की वजह से पाकिस्तान और श्रीलंका समेत 23 देश गंभीर ऋण संकट में फंस गए हैं।
कर्ज नहीं चुकाने की वजह से श्रीलंका को अपना हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका का रणनीतिक महत्व वाला बंदरगाह है, जिसमें श्रीलंकाई सरकार की हिस्सेदारी न के बराबर है। महज 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले देश के लोगों की बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। BRI परियोजना के तहत मिले कर्ज को पाकिस्तान और नेपाल भी नहीं लौटा पा रहे हैं। यही वजह है कि चीन का इन दोनों देशों की राजनीति और आर्थिक व्यवस्था पर कब्जा है।